मैं हूं डॉक्टर दुर्गाचरण पांडे और आप जानते हैं कि जब भी कोई अच्छा काम गोपालगंज में होता है या कोई बड़ी उपलब्धि आती है तो मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आता हूं। इसके पहले आपने मेरे वीडियो को बहुत प्यार दिया है, मिलियंस में व्यू दिए हैं आईएएस वाला वीडियो, और आज मैं एक प्री आईएएस का वीडियो लेके आ रहा हूँ। प्री आईएएस बोले तो एक ऐसा लड़का जिसका भविष्य काफ़ी उज्जवल है और उन्होंने गोपालगंज के लिए बहुत बड़ा काम किया है, तो एक रिकॉर्ड ब्रेक किया है। अभी हम थोड़ी देर में आपसे मिलवाएंगे और बहुत सारे प्रश्न ऐसे उनसे करेंगे जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, तो आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होता है, सिर्फ पंखों से नहीं बल्कि हौसलों से उड़ान होता है। दोस्तों, आप यह बात जानते हैं और आज मेरे साथ मेरे स्टूडियो में एक खास मेहमान है संगम राज जी गोपालगंज से, जिनके बारे में आज पूरा चर्चा हो रहा है, पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। जानते हैं क्यों? इसलिए कि इन्होंने इंटर आर्ट की परीक्षा में 2022 में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया है और बिहार बोर्ड में पहला स्थान ला करके इन्होंने रिकॉर्ड कायम कर दिया है गोपालगंज के लिए। पहला अवसर है जब कोई लड़का यहाँ से इंटर आर्ट में ये रिकॉर्ड बनाया हुआ है और 400 कितना नंबर पाया संगम, जब 482 नंबर पा करके इन्होंने एक मिसाल कायम किया है। 500 में 482 नंबर पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है और इसीलिए संगम जी से स्पेशल मैं बात करने वाला हूँ। तब तक मैं संगम जी का थोड़ा पृष्ठभूमि बता दूँ कि इनके पिताजी बहुत बड़े व्यक्ति कोई नहीं है, सामान्य से क्या करते हैं पिताजी बाबू? ई रिक्शा चालक है। देखिए, ई रिक्शा चालक हैं, गोपालगंज में पढ़ के, गोपालगंज में रह के, गरीबी में पढ़ के, मजबूरी में पढ़ के इन्होंने जो मुकाम हासिल किया वो आप भी हासिल कर सकते हो, आपका बच्चा भी हासिल कर सकता है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आप कर सकते हैं, यदि आप अभिभावक हैं तो आपका बच्चा कर सकता है, और यदि आप शिक्षक हैं तो हम आपको यह भी बताएंगे कि एक शिक्षक किस तरीके से अपने बच्चे को, अपने विद्यार्थी को करता है। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है संगम जी आपका, जोरदार तालियों के साथ। संगम जी, हम आपसे जो बात करने वाले हैं वो बहुत सारे लोग सुनेंगे, लेकिन खास करके हम आपका वो राज जानना चाहेंगे किस तरीके से आपने पढ़ाई की थी। 2-3 बातें होती हैं। नंबर 1 कि आदमी के पढ़ने में कुछ खास होता है, नंबर 2 कि परीक्षा में आपने कुछ खास किया, और नंबर 3 आपने अपना माइंडसेट किस तरीके का तैयार किया। 3 चीज़ें होती हैं। पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संगम राज है, पिताजी का नाम श्री जनार्दन शाह है, माताजी का नाम श्रीमती सीमा देवी है। मैं वर्ष 2022 में इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में 482 अंक प्राप्त करके पूरे बिहार में प्रथम स्थान पाया हूँ। मैं कला संकाय का विद्यार्थी रहा हूँ। हाँ, तो संगम जी, आपका जो हम जानना चाहेंगे कि आप कितना नंबर, कुल नंबर कितना पाए थे परीक्षा में? 500 में 482 अंक, 96.4%। अरे वाह, क्या बात है! 500 में 482 नंबर इन्होंने प्राप्त किया है, वो भी आर्ट के एग्जाम में। हमने कहते हुए सुना है बच्चों को कि आर्ट में तो नंबर नहीं उठता है सर, रिकॉर्ड तोड़ दिया। देखिए, आर्ट में भी नंबर उठता है, तो 482 नंबर पाए। कौन कौन सा विषय पढ़ते हैं संगम बाबू आप? हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी। हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी। हिंदी में कितना नंबर है? 95 हिंदी में पाए हैं। और इंग्लिश में 94 है, और पॉलिटिकल साइंस में 95 है, हिस्ट्री में 98 है और जियोग्राफी में 100 है। मतलब आपका 2 विषय में नंबर ज़्यादा दिखाई दे रहा है, एक तो हिस्ट्री में और एक तो जियोग्राफी में। इसका मतलब इसमें कुछ आप अतिरिक्त पढ़ाई किए होंगे क्या? ऐसा कुछ नहीं, पढ़ाई मैंने सभी में की थी। जी। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको आप अपने अनुसार चाहे तो आप उसमें मार्क्स को बूस्टअप कर सकते हैं। मैंने उन सभी प्रयासों को किया। अच्छा, कैसे कर सकते हैं बूस्टअप? जैसे में जियोग्राफी है, हाँ, तो जियोग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप मैप्स, डायग्राम, इन सभी चीज़ों का अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं। तो मैंने एग्ज़ाम में जब प्रश्न सामने देखा तो मैंने अधिक से अधिक प्रयास किया कि वैसे प्रश्नों को उसमें सॉल्व करूं जिसमें अधिक से अधिक मैप का यूज़ किया जा सके, और साथ ही साथ मैंने मैप के साथ साथ जो क्वेश्चन थे फार्मूला वाले वो सब यूज़ किए, और मैप को मैंने इंडियन मैप, वर्ल्ड मैप, इन सभी चीज़ों का यूज़ किया। और बस्ती वाले कुछ प्रश्न थे तो उसमें मैंने बस्ती ही बनाया। ऐसे प्रश्नों को हल किया, और मैंने कोशिश किया था, पहले से मैं सोचता था कि प्रश्न उत्तर पुस्तिका को ऐसे लिखूं कि शिक्षक ना चाहते हुए मतलब कितना भी कोशिश करे तो वो काट ना पाए। और मैंने जो सोचा था वो हुआ भी। और जो मेरे शिक्षक है जिसे मैंने जियोग्राफी पढ़ी थी, मनीष सर, वो एक ऐसे शिक्षक है जो
केवल हम लोगों को पढ़ाते नहीं हैं, एक ऐसे तरीके से गाइड करते हैं ना कि बच्चा अपने जीवन में स्वतंत्र होकर उस मुकाम को हासिल कर सकता है। स्वतंत्र, अब मैं इस शब्द पे ज़्यादा जोर देना चाहूँगा, स्वतंत्र, क्योंकि उनका कहना है कि तुम कभी भी ये सोच के मत पढ़ना कि मैं बिल्कुल टॉपर ही बनूंगा तो बनूंगा, ऐसे नहीं। तुम वो उसी सोच में डूबे रहने से बेहतर है कि तुम अपने कर्म पे ध्यान दो, जो पढ़ रहे हो उसको पढ़ते जाओ। अच्छा संगम जी, आप बहुत अच्छा से बता रहे हैं। आपने अभी कहा कि मनीष सर, ये कौन है? मनीष सर के बारे में जरा और विस्तार से बताइए। कौन मनीष सर, कहाँ के मनीष सर, कौन है ये मनीष सर हैं जो अभी हनुमानगढ़ी में पायनियर आर्ट्स क्लासेस कोचिंग इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, तो उसी के डायरेक्टर हैं मनीष सर, और वो हम उसी में पढ़ाते हैं और साथ ही साथ वो एक शिक्षक भी हैं। तो मनीष सर ने क्या ऐसा खास किया जिसे भूगोल में आपका एकदम से ज़्यादा ही नंबर आ गया? इतिहास में 98 नंबर, भूगोल में 100 में 100 नंबर। तो पहली बात तो आपने ये बताया कि भूगोल में हम उन प्रश्नों को टच किए जो नंबर देने वाले हैं। जैसे सारे प्रश्न नंबर देने वाले नहीं होते हैं, लेकिन जिन प्रश्नों में नक्शा वक्शा बनाना होता है, सामान्यतः बच्चे उन्हें छोड़ देते हैं। मतलब मुझे भी याद है जब हम लोग पढ़ते थे तो क्या करते थे कि नक्शा वाला प्रश्न हटाओ जी, नक्शा वाला प्रश्न नहीं करेंगे। लेकिन ये एक राज बता रहे हैं कि नक्शा वाला प्रश्न टच करने से, जहाँ फिगर वाला प्रश्न टच करने से नंबर बूस्टअप होता है। यदि आप भी अपने परीक्षा में टॉप करना चाहते हैं, टॉप अलग बात हो गया, मतलब ज़्यादा नंबर पाना चाहते हैं, तो आप इन प्रश्नों का यूज कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी बात। दूसरी चीज़ कि मनीष सर ने इनको भूगोल में गाइड किया। इतिहास आपका 98 नंबर इतिहास में भी है, तो क्या इस तरह से किसी से आप इतिहास में भी गाइडेंस ले रहे थे? जी हाँ। जी, तो ज़रा बताइए कैसे, मतलब इतिहास में आपका इतना नंबर आया? भारत मनी सर हैं जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं, और उनकी हिस्ट्री पढ़ाने की टेक्निक बहुत ही लाजवाब मैं कहूँगा। मनीष सर और भारत मनी सर, इन दोनों जना की जो पढ़ाने की टेक्निक है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और एक बोलते हैं ना कि किसी चीज़ को रट लेना, उससे बहुत आगे बढ़कर उन लोगों की समझाने की जो एक शैली है वो बहुत अच्छी है, लाजवाब है, और बच्चों को जल्द ही याद भी हो जाता है, माइंड में चला जाता है। साथ ही साथ वे लोग प्रश्नों का भी उपयोग करते हैं पढ़ाने के दौरान कि बच्चा अधिक से अधिक प्रश्न करे, क्योंकि एग्ज़ाम में जाके हम लोग को प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो इन सभी चीज़ों को लोग ध्यान में रखते हैं। गाइडेंस बहुत अच्छा करते हैं, कभी भाई की तरह, कभी पिता की तरह, कभी फ्रेंड की तरह। नहीं, ठीक है, बहुत ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब संगम ये है कि आप इतिहास में और भूगोल में जो इतना अच्छा किए, उसके पीछे इन दोनों शिक्षकों का हाथ है। हर एक सफलता में किसी न किसी शिक्षक का हाथ जरूर होता है, माता पिता का हाथ जरूर होता है। तो इनके सफलता में तो आप और सारे विषय में भी अच्छा नंबर लाए हैं। जी। हाँ, आप तो और सारा विषय आप कहाँ से तैयार कर रहे थे, कैसे तैयार कर रहे थे? क्या स्कूल से तैयार कर रहे थे या सेल्फ स्टडी कर रहे थे? हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस हमारे टीचर जो मनीष सर हैं और भारत मनीष सर। अच्छा। भारत मनीष सर हिस्ट्री पढ़ाते हैं और मनीष सर पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी के टीचर हैं। हाँ। और इंग्लिश मैंने मनोज सर के पास पढ़ा था, इंग्लिश और हिंदी, तो वहीं से मैंने तैयारी की थी, और कुछ ऑनलाइन सोर्सेज का इस्तेमाल भी किया था मैंने हिंदी के लिए। अच्छा, एक बात बताइए कि ऑनलाइन सोर्सेज में कैसे इस्तेमाल किया? आप यूट्यूब पे जाके या कैसे, मतलब बच्चे कैसे कर जैसे मैं कोई चीज़, कोई भी विषय पढ़ रहा हूँ, कोई टॉपिक पढ़ रहा हूँ और मुझको समझ में नहीं आया, तो मैंने कॉल करके अपने टीचर से भी पूछ लिया। और मैंने, मान लीजिए कोई किसी से पूछता है और समय है, मान लीजिए टीचर समय दे रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि और भी उससे ज़्यादा जानूं, ताकि अगले दिन जो मेरे टीचर पूछेंगे तो मैं और ज़्यादा बताऊंगा। तो इसके लिए मैंने ऑनलाइन सोर्सेज का इस्तेमाल किया। आजकल आप जानते ही हैं, यूट्यूब है, गूगल है, विकीपीडिया है, इन सभी से मैंने सोर्सेज का इस्तेमाल करके, और जो भी पढ़ाई में जो चीज़ समझ में नहीं आती थी उससे एक्स्ट्रा जान। अच्छा, एक चीज़ है बहुत बढ़िया संगम जी, हम आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आपके सारे विषय में नंबर अच्छे हैं। जी हाँ। डिस्टिंक्शन है, ठीक है कि आपका भूगोल में कुछ ज़्यादा है, इतिहास में कुछ ज़्यादा है, और विषय में भी नंबर अच्छे हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न ये उठता है कि नंबर उठाने के लिए क्या कुछ ऐसा आप नकल वकल भी किए कि सीधे मतलब अपने मन से लिखे? देखिए, नकल करने वाला कभी भी नंबर उठा ही नहीं सकता है। क्यों, कैसे? कभी हो ही नहीं सकता है। वो नकल करके लिखेगा तो अभी आधा पेपर लिखेगा, तब तक उसका सारा समय बीत जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बच्चों को नकल नहीं करना चाहिए। जिनको नंबर उठाना है, टॉपर्स बनना है, उनको नकल के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप पढ़िए और टॉप बनिए या कुछ भी कीजिए, लेकिन आप ईमानदारी से इसलिए पढ़िए क्योंकि जब आपका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट ये नहीं बता रहे कि आप जीवन में कहाँ है कहाँ नहीं, लेकिन ये तो ज़रूर बताएगा कि आपने कितना पढ़ा है, क्या पढ़ा है, और आपके अंदर जो कमज़ोरियाँ हैं, जो आपकी डिसक्वालिटीज़ हैं, वो आपको पता चलेंगी और आप उसे निखारने का प्रयास कीजिएगा। बट आप अगर नकल करते हैं तो आजीवन आपको कभी पता नहीं चलेगा आपकी क्या कमियाँ हैं, और आप जीवन भर उसी निचले पैदान पर ही रह जाएंगे। कुछ बच्चों का एक शिकायत होता है, जी हाँ, कि सर हम परीक्षा में कॉपी
कैसे लिखें। बहुत बच्चे ऐसा है कि उनको जानकारी होती है फिर भी वो अच्छे से लिख नहीं पाते हैं, हरदम ये शिकायत करते रहते हैं। तो परीक्षा की कॉपी लिखने में क्या टेक्निक आप अपनाए, ये जरूर बताइए हमारे बच्चों को। पहले तो जो भी मैंने लिखा उसके लिए अपने शिक्षकों का आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उन्होंने समय से पूर्व ही सिलेबस को ख़त्म किया था, जिस कारण से मैंने अधिक से अधिक बार उस चीज़ को रिवाइज़ किया। और रिवीजन का ही नतीजा था कि जब मैं एग्ज़ाम में लिखने के लिए बैठा तो कलम मैंने रोका नहीं, कहीं भी रुका ही नहीं, प्रश्न देखते ही उत्तर माइंड में आ जाता था। और मैंने टेक्निक्स को, उन सभी टेक्निक्स को अपनाया जो मेरे टीचर्स ने मुझे बताया था कि तुम अधिक से अधिक मैप वाले क्वेश्चन जो जिसमें पता हो कि हाँ यहाँ ये चीज़ें हैं उसको यूज़ करना, और कुछ अंतिम प्रश्नों को थोड़ा लंबा लिखना क्योंकि वहाँ चाहे तो कोई ना काटे, और अधिक से अधिक तुम ब्रांचेज इन सभी चीज़ों का उपयोग करना और शुद्धता को बरकरार रखते हुए लिखना। और 3 घंटा जो एग्ज़ाम में हमें 3 घंटा 15 मिनट मिलता है, तो उसमें भले हम बाहर कैसे भी रहें लेकिन उसमें हमारे अंदर आग रहना चाहिए। एक होता है ना हमारे अंदर सीरियसनेस, वो रहना चाहिए। क्योंकि उस समय अपना पूरा मतलब मैं सभी छात्रों से यही कहना चाहूँगा कि आप भले आप बाहर कुछ किए या ना किए अभी तक, लेकिन उन 3 घंटों में आप अपना जी जान लगा दीजिए, क्योंकि वहीं आपको आगे पूरा मतलब ज़िंदगी भर एक ऐसा कॉन्फिडेंस देगा जो आपको, मान लीजिए अगर आप जी जान लगा के लिखते हैं अच्छा मार्क्स आता है, और जो नहीं लिखा उसका रिज़ल्ट नहीं आता है, तो दोनों में असर अलग अलग पड़ेगा। जिसका अच्छा रिजल्ट आएगा तो केवल उसका रिजल्ट ही अच्छा नहीं है, बल्कि जीवन भर उसको एक सपोर्ट मिलता रहेगा कि हाँ मैंने अच्छा किया है और मैं आगे भी अच्छा करता रहूँगा। और जिन्होंने उस 3 घंटे में संघर्ष नहीं किया वो जीवन भर अपने आप को कभी पहचान ही नहीं पाएंगे। अच्छा संगम जी, एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी जो राइटिंग है, लिखने का जो राइटिंग है, कुछ बच्चे मानते हैं कि राइटिंग अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नंबर नहीं आता है। तो राइटिंग आपका कैसी होती है, और आप इस बिंदु पे क्या कहेंगे कि राइटिंग आपने बहुत अच्छी लिखी थी? राइटिंग पर आप अपना ओपिनियन जरूर बताइए बच्चों को। बेशक अगर आपको बहुत अच्छा करना है तो आपको राइटिंग अपनी सुधारनी ही पड़ेगी, लेकिन जिन बच्चों की राइटिंग अच्छी नहीं होती है उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी शिक्षक आपकी कॉपीज़ को पढ़ रहे हैं वो ये नहीं देखते हैं कि आप एकदम उसको टाइपिंग जैसे लिखें, ऐसा नहीं। बस एक शिक्षक जो चेक कर रहे हैं उनको समझ आ जाना चाहिए कि हाँ बच्चा क्या लिखा है। इस बात से आप मिला सकते हैं कि राइटिंग एकदम क्या बोलते हैं उसको, सटीक, एकदम लैपटॉप में जैसा लिखा जाता है वैसा नहीं होना चाहिए, बस सामने वालों को समझ में आ जाना चाहिए। तो जो भी बच्चे ऐसे लिखते हैं कि हाँ समझ आ जाना चाहिए, समझिए कि आप भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। अच्छा संगम जी, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी कि राइटिंग पे ठीक है कि अब राइटिंग ख़राब हो रहा है तो आप तो आज राइटिंग सुधारिएगा नहीं, लेकिन आप एक काम करिए, रिवीजन करिए, जो बहुत ज़रूरी है। रिवीजन में क्या करिएगा, जो नोट्स आपके टीचर ने आपको बनवाया है। अच्छा एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आपको ऐसा लगता है कि हर बच्चे के पीछे एक आदमी ऐसा होना चाहिए जो उसको मार्गदर्शन करे, उसका मेंटरशिप करे? क्या इसकी ज़रूरत आपको लगती है? जी हाँ, मुझको पूर्ण रूप से लगती भी है, और मैंने उस चीज़ को आज अनुभव भी कर लिया। क्योंकि मैं हमेशा से यही कहते आ रहा हूँ कि अगर आपकी जो गुरु हैं अगर दिन को बोलते हैं कि ये रात है बेटा, तो हमें रात ही समझना चाहिए, क्योंकि वे कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि आप उस मार्ग पे जाएं जो आपके जीवन में बाधक बने। वो हमेशा यही चाहेंगे कि नहीं, भले हमें नहीं दिखता है लेकिन एक गुरु अपने शिष्य को अपने पुत्र समान समझता है, जिस चीज़ को मैंने अनुभव भी किया है और इस बात की मुझे खुशी भी है। तो मेरे भी पीछे जो भी आपने पूछा उसे अनुसार माता पिता तो रहते ही हैं, लेकिन एक अच्छे शिक्षक मनीष सर, भारत मनीष सर, और जहाँ मैं इंग्लिश पढ़ता था मनोज सर, और भी टीचर्स हैं, उन सभी का सपोर्ट रहा। कौन सर? मनोज सर इंग्लिश जहाँ से जी हाँ, वेरी गुड। उन सभी टीचरों का सपोर्ट रहा। मैं उन सभी को आभार व्यक्त करता हूँ, और मैं सभी छात्रों से एक निवेदन यही करना चाहूँगा कि आप छात्र जीवन में हैं, आप अपना पूरा समय स्टडी पे दीजिए। जिस दिन आप अपना पूरा समय स्टडी पे दीजिएगा तो आपको शिक्षक के रूप में, मतलब ईश्वर के रूप में शिक्षक स्वयं आपको ढूंढ लेंगे और आप क्या बात है, क्या बात है ये।